माहौल 2021 में भी था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इस बार 2021 से क्या अलग है? क्या भरोसा दे रहा है आपको कि इस बार आप सरकार बना लेंगे? देखिए, पिछले बार भी जितने गुणात्मक तरीके से हम आगे बढ़े, 3 से 77 सीट पर आए, अगर उसी स्पीड को अगर हम मेंटेन करें तो इस बार तो 100% हम अपनी सरकार बना रहे हैं। जहां तक अनुभव की बात आप कह सकते हैं, जनता कार्यकर्ता का एक जो माइंडसेट दिखता है और आम आदमी का जो रिस्पांस दिख रहा है कार्यक्रमों में, रोड शो में, गति बैठकों में, कहीं ना कहीं वो स्पष्ट है कि इस बार टीएमसी के जो अनारकी रही, जो गुंडागर्दी रही, करप्शन रहा, बांग्लादेशी घुसपैठ से आम आदमी त्रस्त है, तो ये सारे मुद्दे निश्चित रूप से टीएमसी के पूरे अगेंस्ट जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, तो निश्चित रूप से अग्रणी रूप से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो टीएमसी का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 150-160 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बाकी 90 से ज्यादा सीटों पर माइनॉरिटी जो है प्रबल है, उसका जो है वोट शेयर 40-50% से ज्यादा है, तो वहां जीतने की कोई चांस नहीं है। तो इस बार आप हिंदू वोट कंसोलिडेशन देख रहे हैं, इस लेवल पर देख रहे हैं कि आपको बहुमत मिल जाएगी? देखिए, हम तो 294 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं जी, ठीक है। उनके आंकड़े किस प्रकार से वो कैलकुलेट करते हैं, वो उनकी पार्टी की रणनीति होगी, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि इस बार अगर हिंदू कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा पश्चिम बंगाल की जनता बांग्लादेशी घुसपैठ के विरोध में है और उसमें चाहे हिंदू कॉन्सेंट्रेशन कहिए या आम नागरिक जो पश्चिम बंगाल का है, जो भी लंबे समय तक यहां रह रहा है, वो निश्चित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ के विरोध में है। और इसको जिस प्रकार से संरक्षण ममता दीदी ने दिया है, इससे पूरे आम आवाम में इसके प्रति रोष है, एग्रेशन रिएक्शन है और उसका प्रकटीकरण चाहे हिंदू कॉन्सेंट्रेशन के रूप में आप देखिए या आम पश्चिम बंगाल के लोगों के समर्थन को देखिए। तो एसआईआर टीएमसी का मानना है कि ये 2 फैक्टर हैं जो कि पूरा एक इंस्टीट्यूशनल तरह का कैप्चर हो गया है। इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, सीबीआई, ईडी की रेड्स तमाम चारों तरफ चल रही हैं और उनके समर्थकों पर चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर नहीं चल रही, तो उनके तमाम ये चल रहा है। और एसआईआर के रहते 90 लाख से ज्यादा वोट कट चुके हैं, तो इसका बेनिफिट क्या आपको मिल रहा है एसआईआर का, जो 90 लाख वोट? पहले ये समझिए कि 90 लाख में से 30 लाख ऐसे लोग हैं जो थे ही नहीं, तो निश्चित रूप से क्या उन लोगों का फर्जी वोट देने का अधिकार दे दिया जाए? और बाकी जो 60 लाख जिसके डिमार्केशन हुए, बाकी चीजें हुई, 92 लाख टोटल जो है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीदी के ही प्रशासन के डीएम एसडीओ है ना जी, तो आपके प्रशासन के डीएम एसडीओ ने फाइंड आउट करके अगर 92 लाख दिया तो ये तो आपके मशीनरी का है। कहां इसमें इलेक्शन कमीशन आ रहा है? इलेक्शन कमीशन की कोई भी मशीनरी जिला प्रशासन और स्थानीय प्रखंड से आती है, कोई उसकी अपनी मशीनरी नहीं होती है। अब उस मशीनरी ने ही 92 लाख डिलीशन के लिए अगर आगे प्रस्ताव बढ़ाया तो इसमें दीदी को बेचैन क्यों होना चाहिए? और 92 लाख अगर जा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट तो आप कहां कहां दरवाजा नहीं खटखटाई, वहां से भी क्या जवाब मिला? आप क्यों वैसे लोगों की चिंता कर रही थी जो यहां है ही नहीं? क्या मंशा थी आपकी? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लोग यहां थे ही नहीं, जो इसमें आए हैं, उनका वोट ये लोग फर्जी डाल रहे थे? अरे कह नहीं रही, यही तो बात है, यही चीज की वकालत करिए दीदी। जो लोग है नहीं उनके वोट की वकालत, ये तो कहीं ना कहीं आम आदमी को समझ में आने वाली बात है कि उनकी वकालत जो है नहीं, ये किस उद्देश्य से किया जा रहा है? मंशा स्पष्ट नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट बैंक से आपने जो है वो काट दिए हैं, तो इसलिए उनके जो वोटर्स थे वो उनका आप काट कर जीतना चाहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए जो होंगे निश्चित रूप से उनका नाम कटेगा। अब वो माइनॉरिटी है कि मेजोरिटी है ये वो समझे, लेकिन स्पष्ट रूप से हम इस देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेह है, हम विदेश से आए हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति जवाबदेह नहीं है। 27 लाख लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो गए हैं इस बार, इसको आप कैसे देखते हैं? ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत इसको जो है, लोगों के पास 2002 की मैपिंग भी है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं और उसके बाद वोट नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को देखिए, सभी राज्यों ने इसी टाइम पीरियड में ये प्रोसेस पूरा किया। पूरी सिस्टम ऑफ मशीनरी आपके पास थी, आपके लोग, और उनको 4-4 महीना एक एक चीज के लिए इलेक्शन कमीशन 1-1 महीने का टाइम देता है। पहले ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है, उसमें आप दावा आपत्ति, उसके पहले फिर 1 महीने का और एक्सटेंशन टाइम देता है। 2-2 महीने में अगर सब लोगों ने कंप्लेन किया, दावा किया होता तो ये विषय आ रहे होते। लेकिन दीदी का जो ये विषय है
27 लाख लोग और ये विषय, इनको पूरा समय दिया गया। और आज भी प्रोसेस में ये देखना चाहिए कि हम जिन लोगों को अधिकार दे रहे हैं वो अगर है तो निश्चित रूप से उनको अधिकार मिलना चाहिए, जो नहीं है उनके चिंता में क्यों बेचैन है, ये मैं नहीं समझ पाया। तो आप कह रहे हैं ये 27 लाख जो भी हुआ है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हुआ है जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। ऑब्वियसली इतने लंबे समय तक चीजों को फंसा के रखना जी। और इतने आपको कब का, बाकी सभी राज्य उसी प्रोसेस को कंप्लीट किए ना। हमारे बिहार में भी हुआ था जी। पूरा टाइम पीरियड हम तो 2 महीने में हम लोगों ने किया। जुलाई अगस्त में हमारे यहाँ हुआ, सितंबर में प्रकाशन हो गया। यहाँ तो पूरा 4 महीना चला, दिसंबर से लेकर पूरा मार्च तक चला। आप उस प्रोसेस को, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं थी इसको कराने की, आप शुरू से इसमें रोड़ा अटका रही थी, क्योंकि आपके हिडन एजेंडा थे और उस हिडन एजेंडा को पूरा करने में आपने यहाँ के लोगों का भी नुकसान किया है। वो कह रही है कि 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है बंगाल में लगी हुई हैं, इस तरीके से कैसे इलेक्शन हो सकता है? मैं ये मानता हूं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कोई भी मेथड यूज करना हो तो करना चाहिए, और अगर इलेक्शन कमीशन मानता है कि हमको फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमको पूरी मशीनरी चाहिए तो निश्चित रूप से सरकार को उपलब्ध कराना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा है कि पिछले चुनाव में महिलाओं का रोल, भूमिका जो है बहुत अहम रही है। किसी की भी जीत हो उनका रोल बहुत हो रहा है। क्या आपको लगता है कि महिलाएं बंगाल में आज दीदी के साथ नहीं है जैसे पहले थी? उनकी स्कीम है लक्ष्मी भंडार, उसमें जो है 1500 रुपए मिलता है। तो क्या ये एक फैक्टर होगा जिससे माइनॉरिटी के अलावा विमेन वोटर्स भी उनका रुझान भी उनकी तरफ हो सकता है? देखिए, एक तो देश भर में महिला वोटर्स भाजपा के साथ आ रही है। यहां पर भी जिन नारों के साथ वो सरकार में आई, मां, माटी, मानुष, उन तीनों के साथ जो वादा खिलाफी किया, उन तीनों के साथ जो सौतेला व्यवहार, इस राज्य की महिलाओं के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है असुरक्षा को लेकर, वो कहीं ना कहीं आम लड़की हो, महिला हो, सब, चाहे ग्रामीण महिला हो चाहे शहरी महिला हो, सबको इससे भयभीत है। उनके जो गुंडा राज चलते हैं, हर हफ्ते चौक चौराहे पर जो उनकी वसूली चलती है, उससे हर महिला परेशान। वहां तो महिला लोग को ये कहना है, जब हम लोग कैंपेन में जाए, कि एक हाथ से दीदी देती है 1500 रुपया और दूसरे हाथ से वसूली करने वाले पहुंच जाते हैं। तो आज महिलाओं के अंदर जब रोष है कि न हमको सुरक्षा मिल रहा है, न सम्मान मिल रहा है, और स्वाभिमान से जीने का तो कोई मौका नहीं है यहाँ पर, जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिया हो रहे हैं, आम महिला अपने आप को डरी हुई महसूस कर रही है। तो निश्चित रूप से ममता दीदी के प्रति अब कोई सहानुभूति नहीं है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए इस राज्य की महिलाओं का ही अगर शोषण हुआ होगा, इस महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाली ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करेगी यहाँ की महिलाएं? आपकी जो स्कीम है 3000 रुपए वाली, क्या उसकी मैसेज जो है जमीन तक पहुंच पाई है? देखिए, हम लोग जो संकल्प पत्र लाते हैं, हम निश्चित रूप से जनता के हर फोरम पे लेकर उसको जाते हैं, और उसके हमारे कई तरीके हैं। हम जनता के बीच में जाकर कैंपेन के माध्यम से अपने डोर टू डोर कैंपेन है, लिफलेट, बाकी सब हम निश्चित रूप से इसको पहुंचा रहे हैं। और हमको आश्वस्त है कि देश भर में एक बड़ा ही ट्रैक रिकॉर्ड हमारा अच्छा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। आज देश भर के जितने भी राज्यों में हम लोगों ने आगे बढ़कर संकल्प लिया, उन संकल्प को हमने पूरा किया है। तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, निश्चित रूप से महिलाएं हमारे साथ आएंगी। बंगाल में मेरा एक डायरेक्ट सवाल है, कितनी सीटों की उम्मीद है आपको? देखिए, मैं सीटों के आंकड़े में तो स्पष्ट रूप से आपसे क्या बताऊंगा। मैं ये मानता हूं कि जो रुझान दिख रहे हैं, जो पब्लिक का एक वेविंग और पब्लिक का जो सपोर्ट दिख रहा है, हम यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनाने जा रहे हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी 150, 160, 170, एक आपका जो अंदर का आंकड़ा है वो बताएं। नहीं, अंदर के आंकड़े नहीं, अब तो जनता वोट कर रही है। अब सारे आंकड़े शाम तक तो कुछ आपके पास भी आ जाएंगे, और अगला फेज में मैं मानता हूं कि बहुत ही एग्जैक्ट फिगर है कि हम अपने बहुमत से कई बड़े अंक आगे रहेंगे। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में आपको क्या उम्मीद है अपनी एनडीए से? जिस प्रकार से डीएमके का करप्शन, जिस प्रकार से डीएमके की एनआरकी, और जिस प्रकार से सनातन विरोधी मानसिकता, वो पूरी तरह से तमिलनाडु में लोगों में रिएक्शन है। वहां हमारी भूमिका छोटी है, हम अलायंस पार्टनर में हैं, और हमारा मुख्य दल एआईडीएमके वहां पर लड़ रहे हैं हम लोग मिलकर। हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से पब्लिक के अंदर रिएक्शन मैंने देखा, मैं खुद भी कई कैंपेन में वहां पर गया, मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि डीएमके को इस बार इसका भारी नुकसान होगा। विजय फैक्टर कितना बड़ा है? ये किसको नुकसान करेगा या किसको फायदा करेगा? देखिए, विजय फैक्टर कितना बनेगा, राजनीति में कई बार ग्लैमर से भी लोग आते हैं और स्थान बनाते हैं, पर मेरा हमेशा मानना है पिच पे थोड़ा समय बिताना पड़ता है। और अगर
कई बार हम लोगों ने देखे हैं ऐसे ऐसे कई बड़े लोग आते हैं और वो कितने जमीन पर रह पाते हैं वो देखने का विषय है। मैं मानता हूं कि विजय जी के लिए शुरुआत जरूर है, पर बहुत बड़ी शुरुआत होगी ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो ज्यादातर पोल डीएमके को दिखा रहे हैं कि डीएमके आगे है। क्या आने वाले समय में विजय के साथ मिलकर सरकार बनने की कोई संभावना है? कोई पोस्ट पोल अलायंस की बात हो सकती है? हमारी ऑलरेडी अपनी अलायंस वर्किंग है और सभी अलायंस पार्टनर हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम आज पोस्ट पोल के लिए कहीं कोई संभावना मुझे नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि हम एनडीए एज ए फ्रंट सरकार बनाएंगे। तो विजय के साथ हाथ मिलाने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सरकार बनेगी। हम तो आश्वस्त हैं। असम में कैसे देखते हैं? ऑपोजिशन का कहना है कि असम में अगर आपकी सरकार बनेगी तो डिलिमिटेशन के फायदे की वजह से बनेगी। आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे जो कांग्रेस के साथी लोग हैं, ये डिलिमिटेशन तो आपने भी कई बार कराया, क्यों नहीं आप लगातार सरकार बनाते रह गए? सरकार केवल डिलिमिटेशन से बनती और इन सब चीजों से, तब तो आपकी सरकार कभी नहीं जाती। वो जनता के मैंडेट से बनती है। जनता के बीच में हमारा क्या अप्रोच है, क्या हमारा रीच है, हमने डेवलपमेंट कैसे किया, हमने लॉ एंड ऑर्डर कैसे किया, हमने गवर्नेंस कैसे दिया, इन मुद्दों पे बनता है। हमारी लीडरशिप कैसा काम किया, इन मुद्दों पे बनता है। डिलिमिटेशन पे अगर सरकारें बनती तो दिल्ली में बैठे बैठे जो डिलिमिटेशन कानून बनाए थे वही सत्ता में अभी रहते। साउथ में भारतीय जनता पार्टी अभी भी एक तरीके से अपनी साख नहीं जमा पा रही है। तमिलनाडु में आप पहले अन्नामलाई को आपने आगे किया, उसके बाद उनको आपने पीछे कर लिया, आप एआईडीएमके के संग गए, तो अकेले जाने की हिम्मत नहीं की आपने तमिलनाडु में। लगता है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले समय। देखिए, गठबंधन दल धर्म को हम लोगों ने हमेशा निभाया है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में से आप देखिए, हमने हमेशा अलायंस को अपना प्रमुखता से रखा है। जब हम 303 के आंकड़े में भी थे तो भी हम एनडीए के रूप में थे। आज हम अगर 240 पे भी हैं तो भी हम एनडीए के स्वरूप में रखते हैं। हम हमेशा मानते हैं कि इस देश की राजनीति को गठबंधन का विषय के साथ लेके चलना है, ताकि हम सभी तरह के माइंडसेट को अपने साथ लेके चलें। जहां तक तमिलनाडु की बात है, मैं इस पे स्पष्ट मानता हूं, परिस्थितियां राजनीति में कई बार अलग अलग होती हैं, अंकगणित के आधार पर अपने दावे प्रतिदावे होते हैं, लेकिन एआईडीएमके, बीजेपी और हमारे एनडीए अलायंस एक स्वाभाविक रूप से वहां पर पब्लिक के लिए अलायंस है और उस अलायंस के साथ हम लोग ने फिर विधानसभा चुनाव में आगे बढ़े। अन्नामलई लोकसभा चुनाव लड़े थे, इस बार पूरे विधानसभा चुनाव में पूरे कैंपेन में हमारे स्टार प्रचारक रहे। मैक्सिमम मेरे साथ 2 रोड शो में वो रहे हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, तो कहां पीछे किया है। अब एक व्यक्ति को अगर लोकसभा मिला है तो बाद में उसके लिए पार्टी हर आदमी के लिए होमवर्क करके रखती है। थोड़ा लग रहा था कि मुंह फुलाए बैठे हुए। देखिए, मैं तो मानता हूं पार्टी हर कार्यकर्ता के लिए होमवर्क किए रहती है, समय आने पर उस होमवर्क का पता चलता है। केरला में आप कैसे देखते हैं, कौन जीतेगा? कांग्रेस का पड़ला भारी है या फिर पिनराई विजयन का? जिस प्रकार से केरल में हम लोग की बढ़ोतरी हो रही है, 1.5% से 20% तक वोट पे गए। कल तक इन दोनों की जो मैच फिक्सिंग थी, एलडीएफ यूडीएफ की जो खेल चलता था, मैं मानता हूं कि बीजेपी ने स्पष्ट रूप से अपनी उपस्थिति बड़े अंक के साथ दर्ज की है और कहीं ना कहीं ये उपस्थिति दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य अब केरल में दम सामने आने वाला है। तो ये जो एलडीएफ यूडीएफ का खेल है, इनकी मैच फिक्सिंग गेम चलती रहेगी। हम अपनी उपस्थिति स्ट्रांग रूप से और बेहतर तरीके से देने जा रहे हैं। नितिन जी, ये तो रहे अभी के होने वाले चुनाव की बात। कुछ चर्चा करते हैं आने वाली चुनौतियों की, आने वाले समय की। आपके अगले साल 7 स्टेट्स के चुनाव हैं, इनमें सबसे बड़ी चुनौती किन स्टेट्स को आप मानते हैं? उत्तर प्रदेश को कैसे देखते हैं? ये एक अहम चुनाव होगा अगले साल। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े हैं, जिस उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए जाना जाता था, वसूली के लिए जाना जाता था और जिस केवल कास्ट के नाम पर लोगों को भ्रमित करने के लिए जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर जाना जा रहा है, एक्सप्रेसवे के नाम पर जाना जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में जाना जा रहा है। तो निश्चित रूप से आम आवाम को जिन चीजों की पहली आवश्यकता होती है, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इन सब चीजों में आज उत्तर प्रदेश बेहतर तरीके से देश के अग्रणी राज्यों में काम कर रहा है। तो आम जनमानस इसको देखकर वोट करता है। आज हमने अगर गरीब की भी चिंता की, चाहे वो प्रधानमंत्री अन्न योजना से लेकर पूरी तरह से सरकार की योजनाओं को नीचे क्रियान्वयन तक, वहीं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी दिखाया। हम इन्वेस्टमेंट भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर का जो यूएसपी है योगी जी का, वो भी दिख रहा है।
तो मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के कई शहर आज विकसित शहर के रूप में दिख रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे लिए स्पष्ट रूप से हमारे तीसरे सरकार बनाने के लिए, हैट्रिक बनाने के लिए काफी है। तो 2024 में फिर झटका क्यों लगा? देखिए, हर चुनाव अपने अलग अलग परिस्थितियों को लेके आता है, उसमें भी कुछ चीजें हमारी कमी रही, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी मैंडेट रहा वो मैंडेट हमारे पक्ष में रहा। हाँ, ये जरूर है कुछ कमियां हमारी थी, हम उसको दूर कर रहे हैं। पंजाब एक स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना कोई चुनाव हरदम आपने किसी पार्टनर के साथ लड़ा है, मगर आप अपना स्थान एक तरीके से नहीं बना पाए। आने वाले समय में पंजाब में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या आम आदमी पार्टी इस वक्त पंजाब में स्ट्रांग है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो अपने ही कर्मों के आधार पर, कुकर्मों के आधार पर गिरेगी। ये जरूर है, पंजाब हमारे लिए चुनौती रहा है हमारे आधार को बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि पंजाब के लोगों के साथ जो हमारा संबंध रहा है, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के साथ हर फोरम पे खड़ी रही है, हर समय खड़ी रही है, चाहे वो जनसंघ काल क्यों ना हो। जनसंघ कालखंड से हमें वोट कम मिले, हम कम स्थान पर, लेकिन हमने पंजाब के सिचुएशन को, पंजाब के मिजाज को हमेशा अपने नजदीक पाया और हमने हमेशा उनके साथ। और आने वाले समय में संघर्ष होता है, कई बार हमको समय लगता है उस पिच पे अपने आप को जमाने का। मैं मानता हूं कि 2026 का जब 27 का जब इलेक्शन होगा पंजाब, इस बार पंजाब भाजपा के दृष्टि से नया स्वरूप में दिखेगा। तो क्या आप अकेले लड़ेंगे इस बार? 100% हम अकेले लड़ेंगे और एक नए स्वरूप में